जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बधाई कि आप सब लोगों ने अपने हक के लिए और अपने लिए आने वाले कल के लिए रोज़गार की मांग के तहत बेरोज़गारों के लिए ताली और थाली नामक अभियान का पूर्ण सहयोग किया। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत सारे मैसेज लोगों ने हमें भेजे, बहुत सारे वीडियो हमारे पास आए और हमने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो इसके लिए बहुत बहुत सबको एक बार फिर धन्यवाद और बधाई। अब दूसरी बात यह है कि दरअसल ये चीज़ तो हम कर ही रहे हैं कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जब ये चीज़ हमारे सामने आएगी कि हमारे एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, जैसे आ चुकी है डेट, रेलवे एनटीपीसी वालों ने डेट जारी कर दी है और 15 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब भी हुआ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ हक मांगेंगे और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब भी तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो हमारा आज का वीडियो है ये पढ़ाई से रिलेटेड है, यानी कि ये स्टडी मटेरियल है और ये स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स का है जो कि इकोनॉमिक्स के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा इस समय चल रही है और जिसने हमारे देश को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है, और वो है हमारी जीडीपी। तो आज हम जीडीपी की बात करेंगे। स्पेशली जीडीपी के इस टॉपिक में कुछ तथ्य देखेंगे। सबसे पहले कुछ फैक्ट देखेंगे कि जीडीपी किस दर से गिरी है, कौन जारी करता है, किस सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट रहा, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद एक दो लोगों के बयान देखेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीद बांध रहे हैं या आगे क्या उम्मीद हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये जो वर्ल्ड लेवल पर जो जीडीपी है विश्व स्तर पर, उसका क्या हाल है, कंपैरिजन किस तरीके से किया जा सकता है। और उसके बाद फिर मैं आपको जीडीपी क्या होती है सबसे लास्ट में समझाऊंगा। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले जीडीपी समझ लेते कि क्या होती है, लेकिन पहले आंकड़े देख लेते हैं। कम से कम आंकड़े तो आप सुन ही रहे हैं, लगातार सभी जगह आंकड़े आप सुनने में आ रहे हैं आपको खूब अच्छी तरह। तो सबसे पहले वो बात कर लेते हैं जो करंट में है। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे सीधे सीधे कि आखिर जीडीपी क्या होती है, जीवीए क्या होता है। जीडीपी के अतिरिक्त बहुत सारे शब्द होते हैं, एनडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, या उन सब से मिलकर जो राष्ट्रीय आय बनती है वो। तो पूरी तरह एक बड़ा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। तो हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि ये जीडीपी है क्या। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत की गिरती हुई जीडीपी के विषय में ये टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म है जीडीपी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन या सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल का मतलब है टोटल, घरेलू मतलब है घर की सीमा के अंदर, हमारे घर की सीमा के अंदर, घर हमारा भारत, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। तो अब बहुत आसान है कि भाई टोटल उत्पादन जो है उसकी बात हो रही है। तो जो जीडीपी है उसके बारे में एक डाटा हमारे साथ सामने आया है अभी, और वो डाटा एक एजेंसी है, एक संस्था है जिसका नाम है एनएसओ, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट में एनएसओ ने कहा कि हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 2020-2021 ये हमारा वित्तीय वर्ष है। तो 2020-21 का जो हमारा वित्तीय वर्ष है, उस वित्तीय वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में आपको पता है कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च, अगले साल 31 मार्च तक चलता है। तो 2020-21 का वित्तीय वर्ष, और इस 2020-21 के वित्तीय वर्ष में अभी मैंने कहा कि वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीनों की एक तिमाही हो गई। इसका ये भी मतलब हुआ कि एक वित्तीय वर्ष में कुल मिला के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 4 तिमाहियाँ होती हैं। तो इन 4 तिमाहियों में से जो पहली तिमाही है ना, पहली तिमाही, तो पहली तिमाही में ग्रोथ रेट के आंकड़े आए हैं। किसके? जीडीपी की ग्रोथ रेट के। तो जीडीपी की ग्रोथ रेट के जो आंकड़े आए हैं, है ना, ग्रोथ रेट के जो आंकड़े आए हैं जीडीपी की, जीडीपी की ग्रोथ रेट के जो आंकड़े आए हैं दोस्तों, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और वो हैं इस समय वर्तमान में -23.9%। इस बात को ध्यान से देखें कि ये कितनी ज़्यादा गिरावट है। आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि दरअसल -23.9% की जो ग्रोथ रेट है
वो लगभग ऐसी हर देश में आपको मिल जाएगी। लेकिन हम इसका भी खंडन करेंगे और इसे भी हम देखेंगे कि आपके पास जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो आंकड़े भेजे जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा मैनिपुलेटेड हैं। दरअसल वो आंकड़े सही हैं लेकिन उनका कंपैरिजन बिल्कुल गलत है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उनका जो निकालने का तरीका है जिस देश ने जो अपनाया है वो भारत के तरीके से बिल्कुल अलग है, इसलिए उन आंकड़ों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि 23.9% की भारत की ग्रोथ रेट है। अब देखो, अभी हम फिलहाल भारत की बात करेंगे और ये जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, इस ग्रोथ रेट में कुल मिला के 8 सेक्टर से मिलाकर ये ग्रोथ रेट बढ़ी है ना। 8 सेक्टर हैं इसमें। वैसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आय की गणना कितने सेक्टर्स को मिला के की जाती है, तो आप बहुत सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि 3 सेक्टर है ना। प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड टर्शियरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। कृषि पहला सेक्टर होता है, दूसरा सेक्टर होता है उद्योग और तीसरा सेवा। लेकिन इन 3 सेक्टर्स के अंदर 8 सेक्टर हैं, मतलब इन 3 सेक्टर्स को और भी डिवाइडेशन जब किया जाता है तो 8 सेक्टर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो आप देखो वो उद्योग के क्षेत्र में भी आ जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग कृषि उत्पादों की भी होती है, तो इसलिए वो 8 सेक्टर इन 3 सेक्टर में समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा आसानी हो, इसलिए ये जीडीपी की ग्रोथ रेट की गणना जब की जाती है तो इन 8 सेक्टर्स को लिया जाता है। इन 8 सेक्टर्स में जो वृद्धि दर रही वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। आप इस स्क्रीन पे जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है, आप इसमें ध्यान से देखिए तो आपको सबसे प्लस जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है वो है कृषि की, यानी कि एग्रीकल्चर ने हमारी इस जीडीपी की ग्रोथ रेट की लाज बचा ली। तो एग्रीकल्चर में सबसे सही ग्रोथ रेट रही, यानी कि इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी, कोरोना पैंडेमिक था, पूरे देश में लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी आखिर कैसे ये हुआ कि हमारी एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ रेट जो थी वो 3.2% के आसपास रही। तो ये बड़ी बात है। तो दरअसल सुनने में तो अच्छा लगता है कि भाई कृषि में ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ के आई, यानी कि 3.2% रही, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा दरअसल ये भी चिंता का विषय है। हुआ ये है कि जब लॉकडाउन किया गया तो अधिक से अधिक लोग, मार्च के महीने में लॉकडाउन हुआ था और अप्रैल के महीने के ये आंकड़े हैं, अप्रैल मई जून के, तो मार्च के महीने से ही ऐसा होने लगा था कि लोग जो है अधिक से अधिक जो है अपने घरों को वापस लौट रहे थे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कृषि के ऊपर निर्भरता पिछले कुछ महीनों में और ज़्यादा हो गई। अप्रैल मई जून में जो अप्रैल में नहीं लौट पाए वो मई में लौटे, जो मई में नहीं वो जून के शुरू में लौट आए। तो उन आंकड़ों की वजह से भी ऐसा हुआ, मतलब उनके लौटने की वजह से भी ऐसा हुआ कि ज़्यादा लेबर या ज़्यादा लोग कृषि के अंदर समाहित हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उस वजह से एग्रीकल्चर का जो उत्पादन था, ग्रोथ रेट था, वो इतनी बुरी पैंडेमिक स्थिति के बावजूद भी वो गिरा नहीं, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि 3.2% की ग्रोथ रेट है। दूसरी बात ये, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये हुआ, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने इकोनॉमिक्स में एक पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपने अगर प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा है तो उसमें क्या है, उसमें एक ही लोग काम करते हुए दिखते तो हैं लेकिन दरअसल वो बेरोजगार होते हैं, क्योंकि जो काम 2 लोग, एक आदमी जो जितना उत्पादन कर सकता है उतना ही उत्पादन 10 लोग मिलकर कर रहे हैं एक खेत में। अब जो लोग बाहर कमा रहे थे तो वो अलग उत्पादन कर रहे थे, अब वही लोग गांव में आ गए, अपने घर आ गए, तो उन मान लो एक परिवार में 4 भाई हैं तो एक भाई पहले उतना ही उत्पादन कर रहा था, उसके खेत में 100 कुंटल गेहूं हो रहे थे। अगर 9 भाई और आ गए तो पता चला कि 100 कुंटल गेहूं अब भी हुए, है ना। उत्पादन क्या हुआ, उतना ही रहा, लेकिन वो 9 लोग क्या रहे, वो जो 3 लोग जो आए, जो 4 भाई थे ना, तो 3 लोग जो बाहर काम कर रहे थे वो जो लौट के आए, वो 3 लोग क्या हो गए, वो दिखेंगे काम करते हुए, लेकिन दरअसल क्या होगा, वो एक प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाएंगे, यानी कि वो रोजगार में नहीं होंगे। तो उत्पादन पे प्रभाव नहीं पड़ा कृषि में, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि लोग जो है पलायन करके कृषि क्षेत्र में आ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि दरअसल कृषि क्षेत्र ने लाज बचाई है। बाकी आप देखो कितना बुरा हाल है, आप रियल एस्टेट का हाल देख लो, है ना, ग्राफ में। चाहें तो आप सबसे बुरी स्थिति तो मैन्युफैक्चरिंग की है, आप मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति देख लो, कंस्ट्रक्शन की स्थिति देखिए आप कितनी खराब है, मतलब -50.3% कंस्ट्रक्शन में है। तो कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था लॉकडाउन के दौरान, और भी बहुत सारे। इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में देखिए -7% है। 8 सेक्टर में से 7 सेक्टर बहुत ही बुरी तरह प्रभावित है इस लॉकडाउन के दौरान। और दरअसल अगर आप ये भी कह सकते हैं कि सर
लॉकडाउन था, कोरोना था, तो इसलिए बुरी स्थिति थी, आगे चल के सही हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2019-20 का जो अंतिम क्वार्टर था, यानी कि अंतिम तिमाही जो थी, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च वाली तिमाही, उस तिमाही में भी अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें भी हमारी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी। हम 4.2% की दर से आगे बढ़ रहे थे, यानी कि जब कोई कोरोना नहीं था तब भी हमारी स्थिति 4.2 थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था। और उसी का खामियाजा ये हुआ कि स्थिति बद से बदतर हो गई। इस समय भारत दुनिया में सबसे बुरा परफॉर्मेंस करने वाला देश है जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से, अगर आप सारे देशों को कंपेयर करें। आप इस कंपैरिजन को इस ग्राफ में देख सकते हैं। दरअसल आपके पास बहुत सारे मैसेज आए होंगे जिसमें लिखा होगा कि देखिए ब्रिटेन की तो ग्रोथ रेट -33% है, या यूएसए की तो -38% है। लेकिन दरअसल वो आंकड़े देखने में सही थे, लेकिन उनका कंपैरिजन गलत था। उसका कारण ये था कि यूएसए हो, यूके हो, इटली, जर्मनी, इन देशों में जो जीडीपी के आंकड़ों की गणना की जाती है, जीडीपी की जो गणना की जाती है ग्रोथ रेट की, वो की जाती है पूरे एनुअली, यानी कि पूरे वार्षिक। अगर हम वार्षिक के हिसाब से अगर भारत का देखने लगे तो ये तो बहुत 60% के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, आप ग्राफ में देख सकते हैं गीता गोपीनाथ जी हैं, गीता गोपीनाथ आपने सुना होगा, जो कि आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। तो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट ये ग्राफ दे रही हैं और वो बता रही हैं कि आंकड़े इस तरीके से प्रदर्शित किए जाएं तो पता लगेगा आपको स्थिति क्या है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी कि सारे देशों का क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम देखें तो स्थिति आपको ऐसी दिखाई देगी जो इसमें दिख रही है। और इस हिसाब से भारत की स्थिति आप देख लीजिए सबसे लास्ट में है। इस हिसाब से आप कई देशों की देख सकते हैं, जैसे चाइना की स्थिति सबसे अच्छी स्थिति में है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, उसका तो वार्षिक है जो आया है, जो आपको अच्छी स्थिति दिख रही है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 कुछ प्रतिशत के हिसाब से वो ऊपर बढ़ रहा है, यानी ग्रोथ रेट है उसकी। लेकिन अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो वो और ऊपर है, वो 12.3% पे पहुंच जाएगा क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे। इसी तरीके से आप देखो कोरिया को -3.2% की ग्रोथ रेट है उसकी। आप यूएसए जिसकी सबसे खराब हालत थी उसकी हालत देख लो, आप 9.1% के हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। इटली आप देख लीजिए, इटली की तो बहुत ही बुरी हालत थी कोरोना पैंडेमिक में, लेकिन वो भी -12.8%, यानी कि भले ही इन सारे देशों की ग्रोथ रेट माइनस में है, लेकिन इंडिया से इन सबकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों ये तो आंकड़े हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आप जो भी आंकड़ा हो, अगर आपको इसमें एक भी आंकड़ा ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर रहा है ये आंकड़ा कोई, तो आप मुझे बताएं ज़रूर, आप उसका प्रूफ दीजिए, मैं उसको वेरीफाई करूंगा कि ये सही है नहीं है। लेकिन मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ पूरी तरह फुल प्रूफ है ना, पूरी तरह। उसमें कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने मैनिपुलेट करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने भेज दिया हो, ऐसे एक भी आंकड़ा नहीं है। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्हीं के थ्रू आए हैं ये आंकड़े, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे, अब ये तो बात हो गई आंकड़ों की। अब देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं, मतलब आशा की उम्मीद क्या बांधी जा रही है। हमसे कहा जा रहा है कि देखिए ऐसी स्थिति तो है इस समय, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, अनलॉकडाउन हो रहा है अब, तो अनलॉक होते होते क्या हो जाएगा, भारत की स्थिति सही हो जाएगी। लेकिन आप विश्वास मानिए कि जब बेसिक क्वार्टर खराब हो जाता है, बेसिक क्वार्टर का मतलब जो पहली तिमाही जब खराब चली जाती है और पहली तिमाही माइनस में होती है, तो आने वाली जो तिमाहियां होती हैं वो अच्छी स्थिति में आना बहुत मुश्किल काम है। वो बुरी हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी जो उम्मीद है वो बुरे होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। अब आपके मन में एक अगला सवाल होगा कि आखिर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ऐसा क्या कह रहे हैं कि हम उम्मीद बांध के चलें। तो जैसे हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं हमारे देश के, जिनका नाम है वी सुब्रमण्यम का एक कथन है। आप वी सुब्रमण्यम को जानते हैं, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो उनका ये कथन है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो ग्रोथ रेट है ना, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो अगली 2-3 तिमाहियों में क्या होगा, उस ग्रोथ रेट में वो वी की शेप में बढ़ेगा। मतलब वो क्या कह रहे हैं, वी की शेप में बढ़ेगा, वी की शेप में। ये क्या होता है दोस्तों, देखो वी की शेप का मतलब है कि आप ये मान लीजिए ग्राफ है, इसमें इस बाई अक्ष पे हम कर लेते हैं ग्रोथ रेट, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये ग्रोथ रेट है हमारी, है ना। और इधर साइड नीचे कर लेते हैं -1, -2, -3, ये ग्रोथ रेट क्या है माइनस में। और इधर आप कर लीजिए यही
अब मार्च का महीना है, फिर अप्रैल का महीना है ना, फिर जून का महीना है, इस तरीके से। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ग्रोथ रेट पहले थी कितनी, 4 पॉइंट कुछ, है ना। फिर वो ग्रोथ रेट गिरनी शुरू हुई और जैसे जैसे महीने आगे बढ़े, आप देखिए महीने आगे बढ़े और वो गिरकर कहाँ पहुँच गई, माइनस में। ये देखो माइनस में आ गई कब, जून के महीने में। यानी कि ये जून के अप्रैल मई जून के महीने तक आते आते ये चली गई माइनस में। और वो ये कह रहे हैं, मुख्य अर्थशास्त्री जो हमारे हैं वी सुब्रमण्यम, वो कह रहे हैं कि ये बी शेप में आगे बढ़ेगी। बी शेप में आगे बढ़ने का मतलब है कि जैसे ही जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों की जब हम ग्रोथ रेट देखेंगे और उसके बाद की जो तिमाही देखेंगे उसमें ग्रोथ रेट इस तरीके से बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये बढ़ेगी ऐसे। तो आप सोचिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए आप, और लॉजिक लगा के आप सोचिए कि और आगे आने वाले महीने इधर होंगे, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में कहाँ पहुँच जाएगी, वापस 4%। तो ये सिर्फ इतना पक्का, ये सिर्फ क्या है, आपको बस कुछ दिनों के लिए शांत रहने के लिए बताया जाता है ना, इस तरह के आंकड़े। लेकिन बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी ऐसा नहीं लगता कि बी शेप में भी इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है। बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए कोई बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठा दिए जाएं अगर, तो बड़ी बात है। लेकिन ऐसा दिख तो रहा नहीं है कुछ भी, कि जब से ये आंकड़े आए हैं कोई प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बयान आया हो, वित्त मंत्री जी की तरफ से बयान आया हो, बल्कि वित्त मंत्री जी तो कह देती हैं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ये, बल्कि हमारे द्वारा किया गया सारे ये कारनामे हैं जिससे कि ऐसी स्थिति है। अब चाइना में आप देखिए कि वुहान में सबसे पहले वायरस की शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ वुहान के और आसपास के क्षेत्रों में ही लॉकडाउन लगाया गया पूरी तरह, पूरा चाइना कभी बंद नहीं हुआ। और इस वजह से चाइना में क्या हुआ कि बाजार में जो डिमांड थी वो बनी रही और लोग भी लगातार मतलब चीज़ों की मांग करते रहे और बाजार में उत्पादन भी होता रहा। यानी कि मांग और उत्पादन, दो ही चीज़ें जीडीपी के लिए ज़्यादा जरूरी हैं और वो दो चीज़ें आराम से होती रही। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, भारत में ऐसा नहीं हुआ। आप ग्राफ से फिर देख सकते हैं, ग्राफ आपको मैं ये बनाया है खुद, और इस ग्राफ में आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि बेरोजगारी की दर तो हमारे यहाँ पिछले सालों से ही चल रही है, लगातार तेजी से बढ़ रही है। आपने सुना होगा कि 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर थी, पिछले साल, उससे पिछले साल भी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि कोरोना आने से पहले भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि बेरोजगारी होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आ रही थी। आप खुद सोचो कि मैंने जो लास्ट ईयर का जो आखिरी तिमाही का जो आपको जीडीपी का आंकड़ा दिया वो क्या है, 4 दशमलव समथिंग, जबकि आपको याद होगा कि हम 2016 में या 2015 में या 17 में 6%, 6.5%, 7% की दर से आगे बढ़ रहे थे। तो अगर 1% भी कम होती है ना दर, तो उससे ही बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हुआ क्या है कि लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ी, बेरोजगारी दर की बढ़ने की वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो इसके मतलब उनके पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर की कमी है, यानी खरीदने की क्षमता की कमी है। खरीदने की क्षमता की कमी है, इसका मतलब उपभोग में कमी आएगी, चीज़ों का उपभोग कम होगा। उपभोग में जब कमी आएगी तो फिर उत्पादन में भी कमी आएगी। उपभोग कम होगा यानी कि मांग कम होगी, तो उत्पादन भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। उत्पादन जब कम होगा तो जो प्राइवेट कंपनियां जो निवेश करती हैं वो निवेश भी कम करेंगी, निवेश कम करेंगी, नई कंपनियां कम खोली जाएंगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर घटेंगे और फिर एक चक्र बन जाएगा जो मैंने आपको ये बना के दिखाया है। और इससे क्या होगा, जीडीपी की ग्रोथ रेट लगातार गिरेगी, और ऐसा पिछले 1.5-2 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर करा क्या जाए, कि लोग ये कहते हैं ना कि आप आलोचना कर रहे हो, आप बहुत सारी बातें तो आपने बता दी, लेकिन ये बताओ कि सरकार क्या करे। तो देखो उसके उसके लिए कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं, और वो कदम ये हैं कि सबसे पहले तो बाजार में पैसा डाला जाए। बाजार में पैसा कैसे आएगा कि जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा में एलोकेशन अगर 40,000 करोड़ का था पिछली बार, तो उसे बढ़ा देना चाहिए, उसे 70,000 करोड़ या 80,000 करोड़ कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि देखो उत्पादन भी होगा, उत्पादन होता है ना, उत्पादन सेवाओं का होता है, वस्तुओं का भी होता है, तो मनरेगा मजदूर काम करेंगे, एक तो बेरोजगारी कम होगी, है ना, दूसरा उनके पास पैसा जाएगा, वो पैसा फिर मार्केट में वापस आएगा, यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी उनकी। अब आप जानते हैं कि मनरेगा में बहुत मतलब लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं, तो उससे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, मशीनरी भी है मनरेगा में काम कराने के लिए, ऐसा नहीं है कि पैसा बांट दिया जाए सबको, ऐसे नहीं, काम कराया जाएगा उसके बदले।
दूसरा एक तरीका यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित किए जाएं। सृजन करने का मतलब है कि अगर आप वैकेंसी निकालेंगे, टाइम पे रिजल्ट देने लगेंगे, तो उससे भी युवाओं में एक जोश रहता है, और जब जोश रहता है तो युवा काम करता है। काम क्या होता है? काम का मतलब ये नहीं कि कोई ईंट पत्थर तोड़ रहा है, काम का मतलब ये भी है कि कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग ले रहा है, कोई नोट्स लिख रहा है, कोई किताबें लिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप सोचिए कि अगर आप कोचिंग चलाएंगे तो कोचिंग में मार्कर भी खरीदे जाएंगे, कोचिंग चलेंगी तो इंक खरीदी जाएगी, बोर्ड लगाए जाएंगे, कुर्सी मेज खरीदी जाएंगी। ये सब चीज़ें भी क्या है? उत्पादन है। तो उत्पादन इस तरीके से बढ़ेगा। आप कह सकते हैं कि अधिक से अधिक रोजगार सृजन भी इसका एक बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा एक और तरीका है, एक मतलब ये सब तरीके हैं, छोटे छोटे इनिशिएट हैं जो लेने चाहिए सरकार को। अगर इनिशिएटिव इस तरीके से नहीं लिए जाएंगे तो दिक्कत होगी, एक से काम नहीं चलेगा, कई सारे हैं। इसी तरीके से सरकार ऋण ले है ना, ऋण ले। हालांकि ऋण से परेशानी होती है भाई, ज़्यादा कर्ज भी नुकसानदायक है, लेकिन ऋण जब वो मार्केट में लगाया जाएगा तो वो उस पैसे से ही पैसा बनेगा, है ना, क्योंकि निवेश बहुत ज़रूरी है। अगर निवेश नहीं होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी क्षेत्र है, उसे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बेल आउट पैकेज होते हैं बहुत सारे, आपने सुना होगा इटली में बेल आउट पैकेज, या आपने सुना होगा ग्रीस के लिए बेल आउट पैकेज। तो बेल आउट पैकेज जो होते हैं उनके तहत क्या होता है? ऋण मतलब बहुत बड़े पैमाने पर पैसे दिए जाते हैं छोटी छोटी कंपनियों को, छोटे छोटे उद्योगों को। उससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, और जब उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तो दूसरी तरफ रोजगार में भी सृजन हो रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो मांग भी बढ़ने लगती है, और फिर एक दूसरे से कनेक्ट होकर पूरी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगती है। तो ऐसे छोटे छोटे कदम उठाकर सरकार इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान इकोनॉमिक्स की जो हालत हुई है, और पहले से भी जो हालत खराब है, उस हालात को सुधारा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ बातों से काम चलने वाला नहीं है, आपको कुछ और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा करनी बहुत जरूरी है। आप अगर जब तक बड़े बड़े अर्थशास्त्री, भाई इतने बड़े अर्थशास्त्री, गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी बड़े अर्थशास्त्री हैं, और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, उनकी मदद लीजिए, उनसे बात कीजिए, तब आप इकोनॉमी को सुधार पाएंगे, है ना। बढ़ना बहुत मुश्किल है। सब ऐसा नहीं है कि 4 लोग अगर आईफोन चला रहे हैं तो आप ये कहने लगोगे कि लोगों पे पैसे की कमी नहीं है। आपको शायद ये नहीं पता कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से चलती है, या गांव या ग्रामीण जनसंख्या कितनी ज़्यादा मात्रा में। आप खुद सोचो, जब 70% लोग गांव में रहते हों, जब 60 से 70% लोग खेती पर निर्भर हों, तो आप कैसे वो आईफोन वाले के नाम पे आप कह देंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है या लोगों पे पैसे की कमी नहीं है। थोड़ा मुश्किल है, इस बात को समझा। अब जरा इस पर बात कर लेते हैं अंत में कि आखिर जिस पर हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं वो होता क्या है, जीडीपी है क्या। तो आप देखो, जीडीपी की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो समझ लीजिए। देखिए, जीडीपी को बहुत आसान शब्दों में देखिए समझना है आपको, बहुत आसान। देखिए, ये है हमारा देश, हम ऐसे बोलेंगे कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, ये देखो घरेलू सीमा है हमारे देश की, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर नागरिकों, है ना, नागरिकों व गैर नागरिकों, यानी कि विदेशी हो गए, गैर नागरिकों, तो नागरिकों व गैर नागरिकों, ये 2 तरह के लोग हो गए। तो जीडीपी का मतलब है कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर नागरिकों व गैर नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं का कुल उत्पादन का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। तो बहुत आसान हो गया ये, ऐसे इसकी परिभाषा है। तो घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं का कुल उत्पादन का मूल्य जीडीपी कहलाएगा। और वो किसके द्वारा उत्पादित है? नागरिक और गैर नागरिक दोनों। एक और शब्द है, एक और टर्मिनोलॉजी है इसमें, जिसे हम कहते हैं जीएनपी, है ना, जीएनपी में आपको इतना करना, देखो मैं दोबारा एक बार फिर इसे मिटा के यहीं पे पूरी हो जाएगी ये बात, इसलिए कर देते हैं। बस आपको इतना करना है कि जीएनपी का मतलब होगा कि केवल नागरिकों द्वारा, देखो आप बस ये मिटा देंगे इसमें, तो हम कहेंगे जीएनपी का मतलब क्या है? जीएनपी का ये मतलब है कि केवल नागरिकों द्वारा देश के अंदर, है ना, देश के अंदर और देश के बाहर। उसमें क्या था? केवल देश में था, यहाँ है केवल नागरिकों द्वारा देश के अंदर और बाहर एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन क्या कहलाता है? जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
और जीडीपी को क्या बोल रहे थे हम? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, और ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर देखो एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं एनडीपी, और एक शब्द आता है एनएनपी। तो देखो ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। अगर आपको फ्री प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा या किसी और वीडियो में बता दूंगा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इतना होता है कि जो जीडीपी आई ना, इस जीडीपी के अंदर सारी चीज़ें समाहित है, मतलब टूट फूट लागत जो कुछ भी लगा है वो सब है। कि अगर किसी कंपनी ने 10 कुंटल आटा तैयार किया, तो हम कहेंगे कि उस कंपनी ने 10 कुंटल आटा जो तैयार किया वो उसकी जीडीपी हो गई, सकल घरेलू उत्पाद हो गया। लेकिन हमने उसमें ना तो गेहूं जोड़ा है ना, जो गेहूं खरीद के लाए थे आटा बनाने के लिए, ना हमने मशीनों की टूट फूट जोड़ी, ना हमने लागत जोड़ी, ना मजदूरी जोड़ी, तो वो हो गया सकल टोटल। लेकिन उसमें से अगर वो सकल में से वो चीज़ें घटा दें, यानी कि लागत घटा दें, हरास जो भी टूट फूट हुई है, जो भी नुकसान हुआ है वो घटा दें, तो क्या आएगा निकल के? तो आएगा एनडीपी, यानी कि जीडीपी में से अगर हरास घटा दें तो एनडीपी आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। और ऐसी जीएनपी है, अगर इसमें भी यही करें, जीएनपी में से हरास घटा दें तो निकल के क्या आएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये शुद्ध वाला होता है। बहरहाल इस पे हम अभी बात कर ही नहीं रहे, है ना। मैंने आपको ऐसे बता दिया कि आप कहीं सुने तो आप ध्यान रहे कि ये कुछ होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, यानी कि भारत की सीमा के अंदर की बात हो रही है ये, ठीक है ना। अब देखो एक और बात, एक शब्द और आएगा आपके सामने, वो आएगा जीवीए। ये भी नई टर्मिनोलॉजी है जीवीए। तो ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका मतलब है सकल मूल्यवर्धन या सकल मूल्य वर्धित दर, है ना। सकल मूल्यवर्धन बोलेंगे हम इसे, सकल मूल्य, अरे भाई कैसे लिखा जा रहा है, सकल मूल्यवर्धन, है ना। तो सकल मूल्यवर्धन का देखो यार क्या मतलब है। यहाँ तो हो गया जीडीपी कि भाई किसी देश ने, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, किसी देश ने एक साल में 100 कुंटल गेहूं पैदा किए, तो 100 कुंटल क्या हो गया उसका? सीधा सीधा जीडीपी हो गया, यानी कि उसका सकल घरेलू उत्पादन हो गया। लेकिन जीवीए में ऐसा नहीं होता। जीवीए में क्या है? जीवी में आप देखो लिखा सकल मूल्यवर्धन, यानी कि पहले के मुकाबले जो मूल्यवर्धन हुआ है। जीवीए का ही मतलब हुआ कि एक देश ने एक साल में 100 कुंटल गेहूं पैदा किए, लेकिन जो 100 कुंटल गेहूं पैदा किए उसके लिए उसने हो सकता है 1 कुंटल बीज भी लगाया होगा, उसमें उसने खाद लगाई होगी, तो वो सब जब माइनस कर देंगे फिर जो मूल्य आएगा, है ना, 100 कुंटल गेहूं का, वो सब माइनस करने के बाद तो उसे बोलेंगे हम जीवीए, है ना। तो वो जीवीए ऐसा भी कह सकते हैं। देखो दोबारा मैं बोल रहा हूँ, किसी कंपनी ने 100 कुंटल आटा बनाया, वो आटा क्या है? उस कंपनी का जीडीपी है। लेकिन जब जीवीए निकालेंगे तो हम कहेंगे कि जो 100 कुंटल गेहूं थे, है ना, वो 100 कुंटल गेहूं मान लो 100 रुपए के थे, एक बस मानना है, सिर्फ 100 कुंटल गेहूं 100 रुपए के थे, तो अब आटा बनाया तो वो हो गया कितने का? 150 रुपए का 100 कुंटल। तो मूल्यवर्धन कितना हुआ है? 50 रुपए। तो वो जीवीए कितना होगा? सिर्फ 50 रुपए। तो आपको ध्यान रखना है, जीवीए का मतलब है मूल्यवर्धन है। जो पिछली वाली वस्तु थी वो जब नई बनी, है ना, दोबारा मैन्युफैक्चर हुई या नई बनी, तो वो जो मूल्यवर्धन हुआ वो कहलाएगा जीवीए। अब जल्दी से एक लास्ट चीज और, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है हमारा, कि जीडीपी में कुल मिला के 4 कारकों की गणना की जाती है। 4 कॉजेज होते हैं जिनकी गणना करते हैं। तो 4 कारक ये कौन से हैं ये देखते हैं। जीडीपी के 4 कारक, 4 कारकों में सबसे पहला कारक है जीडीपी की, जिसके लिए जीडीपी की गणना होती है। सबसे पहला, जिसे हम कहते हैं निजी उपभोक्ताओं, जिसे हम कहते हैं निजी उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न मांग। हम ऐसे बोल सकते हैं ना इसे, कि ये निजी उपभोक्ता यानी कि इंडिविजुअल्स हैं, हम और आप हैं। हम और आप जो मांग उत्पादित कर रहे हैं, मतलब मांग जो कर रहे हैं देश के अंदर,
देश के अंदर हम मांग कर रहे हैं किसकी, मान लो खाने पीने, बस भोग विलास की वस्तुएं, फ्रिज, कार, ये सब क्या है, ये सब निजी उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली मांग है या खपत है। और इसे आप डिनोट कर सकते हैं किससे, सी से, यानी कंज्यूमर्स हैं ये हम सब। फिर दूसरा है निजी व्यवसायों द्वारा उत्पन्न मांग, इसे हम डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, इंडस्ट्री है, मतलब निजी व्यवसाय हैं बहुत सारे, तो इसे हम डिनोट कर सकते हैं इंडस्ट्री से, आई से। इसका ये मतलब हुआ निजी व्यवसाय का मतलब कि जैसे कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, तो बड़ी फैक्ट्री क्या करती हैं, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था आटा बनाने वाली फैक्ट्री है, तो आटा बनाने वाली फैक्ट्री में गेहूं की मांग होगी, है ना, मांग उत्पन्न होगी, वहाँ पर मजदूरों की मांग होगी, वहाँ पर मशीनों की मांग होगी, वहाँ पे तरह तरह की चीज़ों की मांग होगी, यानी कि वो मांग पैदा करेंगे। तो निजी व्यवसाय भी क्या करते हैं, देश के अंदर मांग उत्पन्न करते हैं, है ना। अब आप देखो अभी तो लॉकडाउन था और निजी व्यवसाय भी बिल्कुल बंद थे, तो मांग थी नहीं, बिल्कुल मांग नहीं थी तो उत्पादन नहीं हुआ, है ना। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर देखिए आप, तीसरा है जिसे हम कहते हैं सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पन्न मांग, तो इसे हम जी से डिनोट कर लेते हैं गवर्नमेंट के तौर पे, है ना। आप सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पन्न मांग कैसी होती है, जैसे सरकार की तरफ से फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, है ना, तालाब वगैरह खोदे जाते हैं मनरेगा स्कीम के तहत, तो इसमें भी क्या है, मांग होती है। जैसे मांग किसकी होगी भाई, फ्लाईओवर बनेगा, सीमेंट की मांग होगी, लोहे की मांग होगी, तो मजदूरों की मांग होगी, तो ये भी क्या है, मांग पैदा करता है कौन, सरकारी क्षेत्र, वो भी बंद था लॉकडाउन के दौरान। फिर चौथा है जिसे हम कहते हैं निवल निर्यात को आप और सरल भाषा में बोलें तो हम कहेंगे शुद्ध निर्यात है ये। तो शुद्ध निर्यात को हम डिनोट करते हैं एनएक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब कि शुद्ध निर्यात या निवल निर्यात। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलता है कुल निर्यात माइनस कुल आयात। भाई हमने 100 रुपये का निर्यात किया था और 150 रुपये का आयात कर लिया, तो हमारा जो कुल निर्यात है वो -50 हो जाएगा। और भारत, आप जानते हैं कि भारत का जो व्यापार संतुलन है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, गड़बड़ है। चाइना के साथ तो बहुत बुरी स्थिति है हमारी। आपने अभी बताओ कितना अजीब डाटा आते हैं, तो पता लगता है कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप देखो लगातार सारे लोगों ने, कई लोगों ने तो चाइना के माल का बहिष्कार किया, लोगों ने टीवी तोड़ दी अपनी, है ना। कई लोग जो है चाइना के मोबाइल ही नहीं खरीद रहे हैं कि साहब चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। लेकिन मैंने देखा एक टीवी चैनल पे कि वो कह रहे थे चाइनीज़ माल का बहिष्कार करें, और नीचे उनका स्पॉन्सर जो आ रहा था नीचे, है ना, जो ऐड आता है नीचे उस टीवी में, मतलब चैनल में, वो आ रहा था वीवो। तो वीवो स्पॉन्सर कर रहा था उस कार्यक्रम को उस चैनल पे, और वो कह क्या रहे हैं लोगों से कि भाई अधिक से अधिक चाइना का माल बहिष्कार है। मतलब कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और इसी वजह से एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में एक रिपोर्ट आई है, आप अखबार में भी आपने पढ़ी होगी, कि जुलाई के महीने में भारत का जो आयात है वो चाइना से पिछली वाली तिमाही से बढ़ गया है। मतलब वो जून और अप्रैल और जो मई वाला था ना, जो अप्रैल मई जून वाला जो महीने थे, उनसे ऊपर हो गया कब, जुलाई में। कहाँ से, चाइना से होने वाले आयात, चाइना से होने वाला आयात। तो ये भी अजीब बात है, मतलब आयात बढ़ रहा है और यहाँ पे लोग अपनी टीवी तोड़े डाल रहे हैं, लोग अपने मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं, है ना। अजीब लोग हैं, लोगों के अंदर मतलब तर्क क्षमता की शायद कमी होगी कुछ। दूसरी बात देखो, एक और बात, अगली बात है कि 4 कारक हो गए, इनको देखो जीडीपी जब निकालेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, है ना। तो ये इन सब की गणना होती है किसी भी देश की, हमारे देश की, किसी देश की तो पता नहीं कैसे निकलती होगी, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो भारत की जीडीपी की गणना करने के लिए इन 4 कारकों का यूज किया जाता है, और ये 4 कारक उन्हीं 8 सेक्टर में हैं। वो जो 8 सेक्टर आपको मैंने शुरू में बताए थे, आप खुद सोचिए, निजी उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न मांग है, तो वो कृषि क्षेत्र में भी होगी निजी उपभोक्ता, कृषि क्षेत्र में भी होते हैं निजी उपभोक्ता, गेहूं चावल की मांग हो रही है ना। वो प्राइवेट सेक्टर में, उसमें भी होते हैं, उद्योगों में भी होते हैं, फ्रिज और कार खरीद रहे हैं, वो सेवाओं में भी होते हैं, हमारे बच्चे कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, या बैंक का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये निजी उपभोक्ता उन तीनों सेक्टरों में दिखाई देंगे। 8 सेक्टर जो हमने डिवाइड किए थे उसमें भी दिखाई देंगे। तो ये कारक हैं, और वो क्या है, वो सेक्टर हैं। तो जीडीपी की गणना इन 4 कारकों के द्वारा की जाती है।
और हमारी जीडीपी इतनी गिरी क्यों है, उसका कारण यही है कि ये जो दो सेक्टर है ना, दो कारक है ना, ये निजी उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न मांग, सब लोग अपने घर में थे तो मांग वैसी घट गई है ना, और लोगों की परचेसिंग पावर बहुत कम है। अब तो अनलॉक डाउन हो गया, अब तो अनलॉक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मांग में कमी है। क्यों है? क्योंकि परचेसिंग पावर कम है, और इसी वजह से निजी उपभोक्ताओं द्वारा जो उत्पन्न मांग है उसकी गिरावट -27% है। तो -27% की गिरावट है, समझ लीजिए कितनी ज़्यादा है। ऐसे ही निजी व्यवसायों द्वारा जो उत्पन्न मांग है, इनकी भी स्थिति बहुत खराब है। इन्होंने तो निवेश करना ही बंद कर दिया अब एक तरीके से, और ये पहले वाले कारक से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में है, और यह है -47% की बुरी स्थिति में। जबकि इनकी जो है ये थोड़ी सही स्थिति में है, क्योंकि भाई सरकारी कार्य तब भी थोड़े से चला रखे थे सरकार ने जब लॉकडाउन था, हल्के फुल्के, और अब चलने लगे हैं पूरी तरह। निर्यात आयात भी अब होने लगा है, तो ये थोड़ी अच्छी स्थिति में, लेकिन इन दोनों की स्थिति बहुत खराब है। और जैसे कि मैंने फिर कहा आपसे, मैंने आपको वो दिखाया था एक ग्राफ बना के कि बहुत ज़रूरी है कि बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए, रोजगार उत्पन्न किए जाएं। जैसे कि अभी हमारा अभियान चल रहा था, है ना, बेरोजगार मतलब बहुत हुआ अत्याचार, और युवा मांगे रोजगार, तो युवा को रोजगार दो आप, तो आप देखना इकोनॉमी वैसे भी बहुत हद तक सही हो जाएगी। हम पहले भी कह चुके हैं कि अभी भी जो हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा था, जो हमारा ये अभियान चल रहा है युवा मांगे रोजगार, हल्ला बोल वाला, तो युवा मांगे रोजगार अभी भी चलेगा आगे। जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए तब तक इसे चलाते रहिए, ट्रेन कराते रहिए, है ना। और बिल्कुल भी किसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग ना करें, हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, वरना और लोगों में आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचाइए सरकार तक, लोगों तक लगना चाहिए कि हाँ आप परेशान हैं, आप बेरोजगार हैं, तो दुखी हैं, है ना। तो देखना सब हर चीज़ का कोई ना कोई फल मिलता है, और मिला है। आप देखिए डेट कितनी जल्दी जल्दी आ गई, एनटीपीसी और मतलब एनटीपीसी की तरफ से जो डेट आई है 15 दिसंबर, वो तो तभी आ गई थी जैसे ही पता चला कि शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली और ताली का प्रोग्राम है, उसी दिन आ गई थी। तो इसलिए फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए अपने उद्देश्यों में लगे रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए, है ना, क्योंकि पढ़ाई अगर बीच में ब्रेक होगी तो मान लो कल को डेट आ गई एग्जाम की, तो फिर लिखो आप करके क्या होगे फिर एग्जाम में। तो ये भी चलता रहे और वो भी चलता रहे, दोनों चीज़ें, है ना। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जीडीपी आपको समझ में आई होगी कि गिरने की क्या कारण है, गिरने के कारण क्या, किस तरीके से हम इसे सही कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, जीडीपी होती क्या है, और साथ ही साथ कुछ आंकड़े जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हुए हैं वो आप जरूर देखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।